Molecular Cytogenetics. This paper has been taught by two teachers. Half portion is taught by the Shivani ma'am and half portion is taught by me. Then I start first topic, that is C value paradox. So what is the, first of all we know what is the C. C is the haploid DNA content. Haploid DNA content means C stands for the content of the DNA. If I tell you 1C means haploid, 2C means diploid, 3C means triploid, 4C means tetraploid. So C stand for the C value stands content. Content means the amount of DNA. Amount of DNA. अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या करते हैं, मीजर करते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे मीजर करेंगे, सपोज एक आप कोई सेल लेते हैं तो इस सेल से इसका आप क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है डीएनए आइसोलेशन का, तो उससे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। और डीएनए का आइसोलेशन करेंगे कैसे, जैसे सेल लिए उसको एसडीएस डाल करके उसमें फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसका जो दो पार्ट निकलता है, एक सुपर न्यूट्रिएंट होता है और नीचे एक हैवी अमाउंट रहता है, तो सुपर न्यूट्रिएंट को लेकर के फिर उसको आगे स्टेप करते हैं। तो इस तरह से कई बार एक्सट्रैक्शन करने पे फाइनल डीएनए हमको आइसोलेट होता है। तो इस डीएनए को सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि डीएनए का आइसोलेशन हुआ कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, एंड we measure the DNA content. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स जो है दो तरह के सेल्स हैं, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो प्रिमिटिव वन सेल्स है और यूकैरियोटिक मीन्स जो ट्रू सेल्स है। तो यदि हम डीएनए कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं तो दोनों जो सेल्स में, सपोज करिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का कंटेंट है या जो डीएनए की सी वैल्यू है, और दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक का सी वैल्यू है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में सीएल जो सी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और प्रोकैरियोटिक में सी वैल्यू जो है, सी का कंटेंट बहुत ही कम है। तो और दूसरी तरफ यदि हम जीन की बात करें तो जैसे डीएनए कंटेंट, डीएनए का कंटेंट वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इन दोनों में कोई जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप मीन्स
कि एक तरफ यदि हम प्रोकैरियोटिक डीएनए का कंटेंट स्टडी करें तो डीएनए कंटेंट प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कम है, उसके कंपेयर में जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जीन की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए कंटेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें जीन की संख्या कम है। तो एक तरफ जहां पे सी वैल्यू कम है वहां पे जीन ज्यादा है, दूसरी तरफ जहां पे सी वैल्यू ज्यादा है और जीन की मात्रा कम है। तो इसमें कोई हम ये नहीं कर सकते कि सी की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें जीन ज्यादा होगा या सी की वैल्यू कम है तो उसमें जीन कम होगा। तो ये आपस में क्या एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ और कर रहा है और यूकैरियोटिक सेल में कुछ और कर रहा है। इसलिए सी वैल्यू से हम जो सी वैल्यू है उस वैल्यू को देख करके, इसके कंटेंट को देख करके हम एनिमल कितना कॉम्प्लेक्स है उसका हम कोई रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप मतलब उसको बता नहीं सकते हैं कि डीएनए कंटेंट ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होगा, या एनिमल आपका कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डीएनए का कंटेंट भी वो बहुत ज्यादा होगा। तो डीएनए कंटेंट हम लोग कैसे उसको शो करते हैं? डीएनए कंटेंट को मेजर करते हैं हम लोग पिकोग्राम में। पिकोग्राम कितना होता है? 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम में जो वैल्यू है वो कितनी है? 10⁻⁻12 ग्राम। और डीएनए को हम लोग जैसे 1 किलो बेस पेयर डीएनए का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कि आपका 10⁻³ बेस पेयर डीएनए का प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह से यदि 1 मेगा बेस पेयर कहें कि 1 मेगा बेस पेयर आपका डीएनए है तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻6 बेस पेयर होगा। और गीगा बेस पेयर इसका मतलब 10⁻9। 1 गीगा कितना होगा? 10⁻9। और एक जो बेस पेयर की संख्या है, जैसे जैसे आपका डीएनए का बेस पेयर बढ़ता जाएगा उसको हम लोग जो है केबी में, मेगा बेस पेयर में, गीगा बेस पेयर में उसको हम लोग जो है वो मेजर करते हैं। तो जो डीएनए का कंटेंट है अब डीएनए का मान लीजिए हम डीएनए एक्सट्रैक्ट किए और उसके सी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो मेजर किसमें करेंगे? पिकोग्राम में। पिकोग्राम, क्योंकि डीएनए का अमाउंट बहुत ही सेल में कम होता है वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे। तो अब कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे? बहुत कम अमाउंट है, 10⁻⁻12 के रेंज में है। तो इसको मेजर करने के लिए हमको कोई अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम यदि मान लीजिए 2 किलो चावल करने जाते हैं तो सिंपल तराजू से हम लोग उसको तौल सकते हैं। सोना खरीदने जाएंगे तो उसके लिए डिजिटल तराजू यूज करेंगे। लेकिन डीएनए को यदि हमको वजन करना, डीएनए को वेट करना, तो उसके लिए हमको ये सब तराजू काम नहीं आएगा। इसके लिए अलग टेक्निक यूज करते हैं। इसमें 2 टेक्निक यूज करते हैं डीएनए कंटेंट को मेजर करने के लिए। पहला है आपका माइक्रो डेंसिटोमेट्रिक मेजरमेंट, और दूसरा है आपका फ्लो साइटोमेट्री। तो 2 मेथड से हम डीएनए के वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे आप सोना खरीदने जाएंगे, भाई हमको जो है 10 ग्राम सोना चाहिए, 10 किलो सोना नहीं मांगे, 10 ग्राम सोना, तो डिजिटल में एग्जैक्टली आपको 10 ग्राम वेट करेगा। लेकिन डीएनए को यदि आप मेजर करने जाएंगे कि कितना डीएनए, उसको हम डिजिटल वाले तराजू से तौल लें तो तौल पाएंगे? नहीं तौल पाएंगे, क्योंकि अमाउंट ही बहुत लेस है। तो उसके लिए हम अलग टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है, पहले का नाम है माइक्रो डेंसिटी मेजर करते हैं। और डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक है, जिससे कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मॉलिक्यूल का, जो अननोन मॉलिक्यूल है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल करके
वो मेजर करते हैं। तो माइक्रोडेंसिटोमेट्रिक जो टेक्निक है उसमें हम लोग जो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम माइक्रोडेंसिटोमेट्री द्वारा जो भी आपका डीएनए का कंटेंट है उसको मेजर करते हैं। उससे भी न्यू रिसेंट टेक्निक आपका क्या है, फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री बहुत ही एडवांस आपका इंस्ट्रूमेंट है। एक फ्लो साइटोमेट्री खरीदने जाएंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का एक आता है फ्लो साइटोमेट्री। इट इज वेरी कॉस्टली एंड बेस्ड ऑन द लेजर टेक्निक। इसमें जो लगा हुआ है जिसके द्वारा हम लोग फ्लो साइटोमेट्री करते हैं वो किस टेक्निक पे आधार है, लेजर बेस्ड टेक्निक है। तो इसमें होता क्या है कि फ्लो मींस कि जैसे ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप में एक ही डीएनए के सेल का जो कंटेंट हो रहेगा, एक आपका इम्यूनो। तो फ्लो साइटोमेट्री से सिर्फ हम डीएनए कंटेंट ही नहीं मेजर कर सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री से हम जो है डीएनए का कंटेंट हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया या और भी कोई इस तरह के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या है, नॉर्मल से ज्यादा है। ये 1 सेकेंड में जो आपका फ्लो साइटोमेट्री है 1 सेकेंड में जो है कम से कम 100 सेल्स को पर सेकेंड, मीन्स यदि हम डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं या उसका हम देखना चाहते हैं कितना सी वैल्यू है, तो 100 सेल को 1 सेकेंड में वो काउंट करके बता सकता है कि 100 सेल आप लिए तो उसमें हर एक सेल में कितना कितना डीएनए का कंटेंट है। तो फ्लो साइटोमेट्री से हम बहुत स्पीड से हर एक सेल का डीएनए मेजर कर सकते हैं, कितना उसमें डीएनए का कंटेंट है और मॉलिक्यूल उसमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यदि हम यहाँ पे जो है एक यहाँ पे टेबल है, उस टेबल से आप हम आसानी से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि एक तरफ आपका है एक टेबल है सी वैल्यू का, इसमें एक तरफ क्लास है और दूसरी तरफ स्पीसीज है, तीसरे टेबल में आपका नंबर ऑफ जीन्स है, नंबर ऑफ जीन्स, और इसके बाद है चौथे टेबल में हैप्लॉयड कंटेंट, जिसको कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर किसमें करते हैं, पिकोग्राम में, पीजी। तो क्लास जैसे कि हम सपोज करिए बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस इसमें जो आपका स्पीसीज है जैसे 5174, इसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं 11 और इसमें 2.8 इंटू 10 to the power -6 पिकोग्राम। दूसरा है आपका एनिमल वायरस, जैसे कि आपका हो गया एडिनो वायरस, इसमें नंबर ऑफ जीन्स है 50 और इसमें है 21.1 इंटू 10 to the power -6 पिकोग्राम। प्रोकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल है उसमें है आपका बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस सबटाइलिस, इसमें जो जीन्स है वो है आपके 2000 और इसका जो नंबर है 2.18 इंटू 10 to the power -3 पिकोग्राम। उसी तरह से सबसे इकोलाई जो कि बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, इसमें भी 2000 जीन्स हैं और इसमें 4.4 इंटू 10 to the power -3 पिकोग्राम। अब हम यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि आपका है ड्रोसोफिला
सभी लोग जानते हैं, जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट इस पे ज्यादा होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसमें 5000 टोटल जीन्स प्रेजेंट है और इसमें जो अमाउंट है डीएनए का 0.18 पिकोग्राम। यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें जो कि होमो सेपियंस है, उसमें टोटल है 25,000 जीन्स और इसका अमाउंट है 2.0 पिकोग्राम। तो इस टेबल से आप आसानी से सी वैल्यू पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। पैराडॉक्स मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। जैसे कोई सेंटेंस है, कोई कुछ कह रहा है, एक समय में कोई कुछ कह रहा है, उसी चीज को दूसरे समय में कोई और कुछ कर रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी। एक ही चीज है लेकिन कभी कुछ शो कर रहा है, कभी कुछ। एक तरफ डीएनए कंटेंट कम है, वहां पे जीन ज्यादा है। वही चीज दूसरी तरफ डीएनए कंटेंट ज्यादा है लेकिन जीन की संख्या उसमें कंपैरेटिवली कम है। तो इसी चीज को क्या कहा था? सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो इस टेबल से आप इस चीज को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्लास आपका है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस मींस जो वायरस बैक्टीरिया को किल करता हो, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उसमें स्पीसीज आपका है 5174 और इसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? 11। और इसमें एप्लॉयड डीएनए कंटेंट कितना है? 2.18 इंटू 10⁻⁻6 पिकोग्राम। यहाँ पिकोग्राम इज ऑलरेडी आपका -12 है। -12 और -6 मीन्स बहुत ही लेस अमाउंट हुआ। और एनिमल वायरसेस, जैसे एक एग्जांपल एडिनो वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने? 50 और यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना है? 21.1 इंटू 10⁻⁻6 पिकोग्राम। मीन्स ये भी दोनों चूंकि एक वायरसेस है इसलिए उनका रेंज वही है। यहाँ पे 10⁻⁻6, यहाँ पे 10⁻⁻6। दूसरा यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें जिसमें कि ज्यादातर बैक्टीरिया है, तो पहला आपका बैक्टीरिया एग्जांपल बैसिलस सबटाइलिस, जिसमें कि 2000 जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे अब डीएनए कंटेंट क्या हुआ? 2.18 इंटू 10⁻⁻6 पिकोग्राम। ठीक। अब यहाँ पे क्या है? इकोलाई। इकोलाई जो है यहाँ पे कितने जीन्स हैं? 2000 जीन्स है और यहाँ पे 4.4 इंटू 10⁻⁻3 पिकोग्राम। अभी -6 से घट करके -3 आ गया। यहाँ पे डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में इन कंपेयर टू वायरसेस। अब यदि हम प्रोकैरियोटिक से जंप करके आते हैं ड्रोसोफिला यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल में सभी लोग आएंगे, एनिमल, प्लांट और जितने भी एंजाइम फंजाई ये सब है। तो यूकैरियोटिक में क्या हो? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसमें कि 5000 जीन्स यहाँ पे है और इसमें जो डीएनए का कंटेंट कितना है? 0.18 पिकोग्राम। अब हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग का, तो यहाँ पे जो रिसर्च हुआ कि भाई ह्यूमन में कितना टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, तो कितने टोटल हम लोगों में पाया जा रहा? 25,000 जीन्स हम लोगों में टोटल पाया गया है, जिसको कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा हुआ। अब यहाँ पे जीन कितना है? 2.0 मतलब 2 पिकोग्राम ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट। जीनोम साइज is not determine the complexity of the organism। प्रोकैरियोटिक में जो जीनोम है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में जो जीनोम है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका क्या रीजन है कि प्रोकैरियोटिक में जीन की संख्या या जीनोम कम है और यूकैरियोटिक में सी वैल्यू क्यों ज्यादा है और प्रोकैरियोट में कम क्यों है? तो इसका जो मेजर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आपका 2 तरह के सीक्वेंसेस से बना होता है। डीएनए जो है 2 तरह के सीक्वेंस से बना है। एक है आपका यूनिक सीक्वेंसेस और सेकेंड वन है रिपीटिटिव सीक्वेंसेस।
What do you understand by the unique sequences? Those sequences whose code for a particular gene. ऐसा डीएनए का सेगमेंट या ऐसा डीएनए का सीक्वेंसेस जो एक पार्टिकुलर जीन को कोड करता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिक. यूनिक मीन्स उस तरह का सीक्वेंस उस पार्टिकुलर जो आपका डीएनए है उसमें एक ही बार प्रेजेंट होगा, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होता है, तो वो कहलाता है यूनिक, क्योंकि उसके जैसा और कोई उस पूरे डीएनए में कहीं और उसके जैसा दिखाई नहीं देगा. तो उस तरह के सीक्वेंस जो एक ही बार प्रेजेंट रहते हैं और वो कोई जीन को कोड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिक. इसलिए इसका नाम है यूनिक सीक्वेंसेस. और यही यूनिक सीक्वेंसेस जो है कोई जीन के लिए कोडिंग सीक्वेंस बनाता है. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें यूनिक सीक्वेंसेस की मात्रा ज्यादा है, करीब करीब आपका 89% के आसपास. 89% जो सीक्वेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या है, यूनिक सीक्वेंसेस हैं. और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कितने बचे, मतलब 11%. उसके अब रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कई तरह के होते हैं. ठीक, उसमें आपका VNTR, LTR, ट्रांसपोजिटिव एलिमेंट और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूट करता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में. तो SNP कहते हैं इसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मींस जैसे आपका सीक्वेंस मान लीजिए ए, ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए 10. तो ए मान लीजिए 10 बेस पेयर का ए पाया जा रहा है. तो और यही सीक्वेंस यदि आपके जीन में मान लीजिए 10 टाइम प्रेजेंट हो, 100 टाइम प्रेजेंट हो, 200 टाइम प्रेजेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में पाए जाते हैं. तो इससे क्या है कि आपका डीएनए का जो अमाउंट है प्रोकैरियोटिक में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत कम है, 11%, और यूनिक सीक्वेंसेस क्या है, 89%. इसके जस्ट अपोजिट यदि हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं मान लीजिए, तो यूकैरियोटिक में क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट है. किसके, प्रोकैरियोटिक के अपोजिट है यूकैरियोटिक में. यूकैरियोटिक में जो यूनिक सीक्वेंसेस हैं वो कितना है, सिर्फ 3%, ओनली 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है. और जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका करीब 97%. मींस यूकैरियोटिक में डीएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो डीएनए का अमाउंट ज्यादा है वो किसके वजह से हो रहा है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो कि ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं. लेकिन ये पाए तो जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई जीन नहीं बन रहा है. जीन कौन बना रहा है, सिर्फ 3%. मतलब यदि आप 100 रुपया मार्केट में लेके जा रहे हैं तो उस 100 रुपये में आपके पास जो मान लीजिए एक का नोट है, आपके पास 100 नोट हो गया, तो उसमें से जो 97% है, 97% क्या है आपका, नकली नोट है नोट जैसा ही दिख रहा है, लेकिन असली नकली थोड़ा अंतर है. लेकिन जब ये मार्केट में नकली पकड़ जाएगा, इससे आपको कोई सामान नहीं मिलेगा किससे, सिर्फ आपको जो आपके पास 3 रुपया असली है उससे मिलेगा. तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो भी जीन बना रहा है वो सिर्फ किससे बन रहा है, जो 3% है वही जीन को कोड कर रहा है. और 97% डीएनए है जरूर, लेकिन एक कोई जो है जीन को फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस. तो जो सी वैल्यू पैराडॉक्स, इसलिए उसको कहते हैं क्या, सी वैल्यू पैराडॉक्स. प्रोकैरियोटिक में यूनिक सीक्वेंसेस ज्यादा हैं, इसलिए वहां पे कम डीएनए होते हुए भी जीन ज्यादा है. यूकैरियोटिक में यूनिक सीक्वेंसेस कम है और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज्यादा है, तो जिसके वजह से वहां पे डीएनए का अमाउंट ज्यादा होते हुए भी वहां पे जीन की संख्या कम है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सी वैल्यू पैराडॉक्स. इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स.
लेकिन अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस इतने अमाउंट में है तो इससे क्या, इसका क्या रोल है, इतना अमाउंट में क्यों ज्यादा पाया जा रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक सेल में? इसके रिसर्च जो है 2-3 कारण है जो कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या करते हैं कि जो ओवरऑल जितना आपके पास मान लीजिए 25,000 जीन है, तो 25,000 जो जीन का ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन है, टोटल एक्सप्रेशन सबको मिला दीजिए। जैसे 10 लोग हैं एक साथ, सबको एक ही आइटम बनाना, एक ही खाना बनाना है और सारा सामान सबको एक बराबर बांट दीजिए, लेकिन जब बनने के बाद क्या होगा, सबका टेस्ट थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। तो अंतर क्यों आ रहा है, सबका जो अमाउंट डाल रहे हैं सब लोग अलग अलग, उसके वजह से किसी किसी टेस्ट में सब में थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। 10 का एक बराबर टेस्ट नहीं आएगा, कुछ न कुछ डिफरेंस आपको जरूर दिखाई देगा। उसी तरह से हर एनिमल में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो किसकी वजह से, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है वो उसके एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को। और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो बिहेवियर है या जो टोटल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, वेरिएशन है, वहां पे कहीं न कहीं उसको रेगुलेट करने का या कंट्रोल करने का काम करते हैं। अभी तक जो रिसर्च हुआ उसकी फाइंडिंग यही है। और दूसरा जो है वो म्यूटेशन को प्रिवेंट करने का काम भी करता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की मात्रा ज्यादा है तो उससे क्या होगा, यदि म्यूटेशन आपके जीन में होगा तो आपका जीन आपका डैमेज हो जाएगा, दूसरा चीज बनाने लगेगा, दूसरा प्रोटीन बनाएगा। तो म्यूटेशन, लेकिन यदि म्यूटेशन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में हो तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 97% जो आपका रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, यदि उसमें जैसे यहाँ पे ए है, ए हट करके एक तो कोई टी आ जाए तो चेंज हो गया, लेकिन अब इस चेंज से उसके जीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि इस यूनिक 3% में कोई चेंज नहीं होता है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है आपका म्यूटेशन को भी कम करने का काम करता है। ठीक, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।